नमस्कार साथियों, पिछले क्लास में हमने बात करी थी समानता के अधिकार के बारे में। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और उसके बारे में विस्तार से समझेंगे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। 19 से 22 तक, और इसको इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं RTF। 19 में ये स्वतंत्रता एक वचन है और उसमें दिया गया है पहले में स्वतंत्र का अधिकार। इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ये 19(1) है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। पहले में दिया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब विचार का क्या अर्थ है? विचार का मतलब है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात बोल भी सकते हैं। और अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन, यानी हम अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं। तो प्रकट करके भी हम अपनी बात को बता सकते हैं। तो हमें संविधान के द्वारा अधिकार मिलते हैं स्वतंत्रता में कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। हमें बोलने और अपनी बातों को रखने का भी अधिकार है। उसके बाद है शांतिपूर्वक और निरायुध। निरायुध का मतलब है बिना युद्ध के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। हम निरायुध और शांतिपूर्वक ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सम्मेलन करना हुआ। उसके बाद है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम संघ भी बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बना सकते हैं। उसके बाद है आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आबाद रूप से संचरण की स्वतंत्रता है। अगले में है घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता। घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद है अगले में व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी हम अपनी बात को रख भी सकते हैं। अगला भी लिख, तो इसमें हम अपनी बात को रख सकते हैं, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से समझते हैं, तो संघ बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ ग्रुप में कुछ करना है, सम्मेलन करना है, कुछ भी करना है, कोई विरोध करना है किसी का, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले संघ बना सकते हैं। संघ बना के उसके बाद में हम सम्मेलन कर सकते हैं। और सम्मेलन मान लीजिए कर लिए भाई, एक जगह हम सम्मेलन अगर करेंगे तो एक जगह में बात भी नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमको हर जगह भारत के राज्य क्षेत्र में जहाँ तक भारत लगता है, भारत की सीमा, वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो आबाद संचरण कर सकते हैं। आबाद का मतलब है कि कहीं भी, आबाद माने भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी, संचरण माने आना जाना, यानी हम
आबाद संचरण कहीं भी आ जा सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में। उसके बाद घूमने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कहीं घूमने का मन हुआ, मनाली चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, गोवा चले गए। वहाँ जाने के बाद हमें हर चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ नेचुरलाइजेशन है, प्रकृति अच्छा है, तो वहाँ हमारा बसने का मन कर गया तो हम बस सकते हैं। उसके बाद है फिर अब बस गए, बसने के बाद मान लीजिए अब वहाँ कैसे रहेंगे, अपनी जीविका चलाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, दुकान रख सकते हैं, यानी आपको हर चीज़ की स्वतंत्रता है कि आप व्यापार भी कर सकते हैं और अपनी जीविका भी चला सकते हैं। उसके बाद एक और है लास्ट में, संपत्ति खरीदने एवं बेचने का अधिकार। संपत्ति खरीदने एवं बेचने का अधिकार, इसको अगर कानून की भाषा में बात करें तो बेचने का है अधिग्रहण करना। अधिग्रहण करना ये लिखावट भाषा में रहेगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो। संपत्ति को खरीद भी सकते हैं, यानी अधिग्रहण भी कर, ये यहाँ पे रहेगा, सॉरी, संपत्ति को अधिग्रहण कर सकते हैं, अधिग्रहण, तो अधिग्रहण कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं, यानी आप दूसरे की ज़मीन खरीद भी सकते हैं और अपनी ज़मीन को बेच भी सकते हैं। लेकिन ये अधिकार ये आता है 19(1)(f) में, 19(1)(f). ये अब मूल अधिकार नहीं रहा है, अब ये क्या हो गया है, कानूनी अधिकार। ये अब संविधान द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया है। इसको बनाया गया है 44वें संशोधन से, 44वें संशोधन 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये मूल अधिकार में था। तो इसको इसलिए किया गया है कि पहले के जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी संपत्तियां हुआ करती थीं। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो सभी के अपने सपने थे, जो गरीब किसान वगैरह थे वो चाहते थे कि वो अपनी ज़मीन पर खेती करें। जो जमींदार उनकी ज़मीन को हड़पे हुए हैं तो उनको कैसे मिले, तो उसके लिए अब अगर ये मूल अधिकार रहता तो किसानों को, जो गरीब हैं उन सबको ज़मीन नहीं मिल पाती। तो इसीलिए ये इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और जो बड़े बड़े आदमी थे, ज़मींदार थे, उनसे ये ज़मीन खरीद कर या ग्रहण करके, सरकार के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो खरीद सके और गरीबों में दे सके। तो उसने सरकार ने कानून बनाया, भारत सरकार ने, कि कुछ संपत्तियां रख सकते हैं ज़मींदार और उसके बाद बाकी ज़मीन सरकार की होगी। तो वही ज़मीन फिर बाद में चकबंदी पट्टे आपने सुने होंगे, वो सब फिर गरीबों को दिया जाने लगा। इसके बारे में अब थोड़ा सा बता दें, इसी के तहत तो आर्टिकल 19 में कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता इसी 19 के तहत आती है। जो आप पत्रकारों को देखते हैं वो बोलते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता वहीं से आई है। उसके बाद में है फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन या विरोध करने का अधिकार। आप अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी का अगर विरोध करना है, आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन आप हड़ताल नहीं करेंगे। आपने अभी ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा, पॉडकास्ट चलता है, यानी अपने
एवं अन्य व्यक्ति के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। प्रसारित करने का अधिकार है। उसके बाद में व्यक्ति को मान लीजिए प्रसारित, अभी ये प्रसारण विचार का है। उसके बाद न्यूज का भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण का भी अधिकार है। मीडिया पूरी तरह सरकार की नहीं है, तो ये प्रसारित मीडिया भी प्रसारित कर सकती है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारित का अधिकार है, उन्हें भी वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी स्वतंत्रताएं आती हैं जो 19 के तहत आती हैं कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है जो कोई खबरें हैं, मान लो कोई ऐसी खबर है, खबरों के विरुद्ध कोई ऐसे, मान लीजिए किसी के व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति बेमतलब ही बोले जा रहा है या छाप रहा है न्यूज़ है, तो उसके विरुद्ध भी अधिकार हैं। तो उसके लिए भी आपको कानूनी प्रक्रिया दी गई है, आप उसके तहत कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो आर्टिकल 19 के तहत हैं। लेकिन इन सब स्वतंत्रताओं में ऐसी बातें बताई गई हैं कि आप प्रेस की स्वतंत्रता है, तो आप किसी व्यक्ति को कुछ गलत न बोल दें या बोलने की स्वतंत्रता में कुछ भी बोल दें। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति पे भी रिस्ट्रिक्शन है। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया है कि आप बोलने का और अभिव्यक्त करने का, तो आप किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो भी अधिकार हैं ये आपके अलावा भारत के हर नागरिक को उपलब्ध हैं, तो ये सभी के पास हैं। तो आपके अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीनते हैं, क्योंकि वो भी, उसे भी अगले को भी बोलने का अधिकार है। तो इसके लिए फिर आपको बोलने का अधिकार ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप किसी को भी गाली दें या कुछ ऐसा अभद्रता बोलें कि चल बे मिल लेंगे, तो ऐसा नहीं बोलना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ साथ आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें ना बोलें कि आपकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाए। तो वहीं पे आपकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है जहाँ पे आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता को ख़त्म कर देते हैं। अब हम आर्टिकल 20 के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को उनके दोष सिद्धि से संबंधित उनके बचाव के लिए जो भी अधिकार हैं, कि किस प्रकार पुलिस से बचा जा सकता है कि पुलिस ऐसा ना करे कि आपको ज़बरदस्ती उठा ले जाए, ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें से थोड़ा एक शब्द और जोड़ दें, अपराधों के लिए। अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा अपराध किया है या नहीं किया है, तो पुलिस अगर उसे उठा ले जाती है तो मूल अधिकार के तहत क्या क्या सुरक्षाएं हैं, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो पहला है, मान लीजिए आपको अगर पुलिस उठा ले गई तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप जेल में हैं। तो उसके लिए क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, तब तक अपराधी या दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो।
यानी जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो गया हो। और दोष सिद्ध कैसे होगा? ना हो। दोष सिद्ध ही क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होगा। जिस प्रकार कानून में दिया गया है वहाँ जाएंगे कोर्ट में, फिर अपना दरोगा अगर कोई होगा मान लीजिए जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया है, वो क्या करेंगे, आपके बयान को दर्ज करेंगे वो सब, और उसके बाद आसपास पूछताछ करेंगे, जांच होगी। जब तक ये सब प्रक्रिया होगी तब तक आप दोषी नहीं हैं। और उसके बाद मान लीजिए आप दोषी हो भी गए तो फिर आपको फिर क्या क्या सुरक्षा है? तो एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है, संगीन जुर्म आपने कर दिया है और आपके ऊपर कई सारे केसेस लग गए हैं, जैसे मान लीजिए 3-4 केस लग गए हों, 302 हो, 307 हो, 8 हो और 420 ही हो, ऐसे मान लीजिए कोई अगर किसी व्यक्ति पे केस लग गया है तो उसके लिए ये नहीं होगा कि पहले भैया हम 420 वाला दंड देंगे, पहले उसको भुगत के आओ तो फिर हम 307 वाला सुनाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। और सभी जितने भी गुनाह हैं, संगीन जुर्म हैं, उन सबको मर्ज किया जाएगा, उस हिसाब से ही सज़ा सुनाई जाएगी। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपराध किया हो किसी डेट में, मान लीजिए हम 10 तारीख को ले लेते हैं, कोई व्यक्ति है जो 10 तारीख को अपराध किया है, यानी 10 तारीख को गिरफ्तार किया है, अपराध नहीं। तो अगर 10 तारीख को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस समय के कानून में मान लीजिए नॉर्मल कानून थे तो इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो उसके बाद में फिर व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को अगर कोई नया कानून बन गया है तो नए कानून के हिसाब से नहीं, बल्कि जब का इनका केस है 10 तारीख का, उनको उस टाइम के हिसाब से ही दंड दिया जाएगा। तो एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। उसके बाद है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थाने में ले गए दरोगा जी, अब वो ज़बरदस्ती कहें कि नहीं भैया अपने खिलाफ गवाही दो, तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए थाने में आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो जब आपको कोर्ट में पेश किया जाए, कोई व्यक्ति है जो आपको मारे पीटे हों, दरोगा जी मारे पीटे हों, कोई कांस्टेबल मारा हो, तो इस तरह से आप उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो ये है कि स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 20 के तहत आती हैं। नागरिकों को या कन्विक्ट को, हम उनको कन्विक्ट बोलेंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो दोषी नहीं है तो उसको क्या क्या सुरक्षाएं मिल जाती हैं, इस तरह। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 के बारे में आप समझ ही गए हैं, हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो किसी भी समय आपका समाप्त नहीं हो सकता है या सस्पेंड नहीं हो सकता। सस्पेंड का मतलब है कुछ टाइम के लिए ख़त्म किया जाना। तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता।
आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, कुछ नहीं दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 21 में आपको अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी कर दी हैं कि किसी भी व्यक्ति की आसानी से प्राण और देह को छीना न जा सके। इसमें अगर मान लीजिए आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कब छीनी जाएगी, जब व्यक्ति की अगर फांसी होने वाली होती है तब छीनी जाती है। तो यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जाएगा, प्रक्रिया के द्वारा छीना जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अगर राज्य यानी भारत सरकार जब छीनती है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को ख़त्म कर दे भारत सरकार, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये आपका अधिकार है तो ये भारत के हर नागरिक का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 2-3 मर्डर कर दे, किसी को मार दे, किसी को जला दे, तो हमने बताया कि आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म कर देते हैं खुद, तो वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है। तो यानी अगर किसी को फांसी की सज़ा या उम्र कैद जो भी सज़ाएं मिलती हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 21 का के आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 का में दिया गया है शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 21 में शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। और इसमें कुछ, अगर इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो 21A हो जाएगा और हिंदी में 21 का। तो शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या क्या दिया गया है? अनिवार्य शिक्षा, यानी अनिवार्य शिक्षा, सभी व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा राज्य के द्वारा। और इसमें दिया गया है 6 से 14 साल की उम्र तक, यानी 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये पहले आर्टिकल 21 में नहीं था, ये संशोधन करके लाया गया है। तो अगर हम इसके संशोधन की बात करें तो ये है 86वें संविधान संशोधन में, 86वें संशोधन 86 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। ये लाया गया है 2002 में, 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में लाया गया। तो शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था, पहले ये आपका अधिकार DPSP में था। तो DPSP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व। पहले इसमें था आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो हम आपको थोड़ा सा मूल अधिकार और इसमें बता दें, राज्य के नीति निदेशक तत्व में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मूल अधिकार में अगर मान लीजिए आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो लेकिन ये शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, ये परिवर्तनीय नहीं है, तो इसके लिए आप अदालत नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा के अधिकार को ला करके मूल अधिकार में डाल दिया गया, तो ये परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद 86वें आर्टिकल 45 से निकाल करके इसमें मूल अधिकार में स्थापित कर दिया गया 86वें संशोधन द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की।
इसमें बस यही इतना है। आर्टिकल 22 भैया, आर्टिकल 21 में कुछ और अधिकार भी दिए गए हैं। 21 में उसके बारे में बता दें कि आपको प्राण की रक्षा का अधिकार है, प्राण की रक्षा का अधिकार है, और इसमें आपको आश्रय का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, और इसमें आपको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसमें आपको निजता का अधिकार है। तो इस तरह के अधिकार आपको प्राप्त हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में दिया गया है निरोध। निरोध माने रोकना। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर ही लिया गया है तो आप किस तरह से सुरक्षित हो सकते हैं, तो आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको गिरफ्तारी से क्या क्या संरक्षण मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, अगर आपको मान लीजिए गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे उसकी जानकारी का अधिकार होना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी की सूचना का अधिकार। अगर मान लीजिए पुलिस या प्रशासन अगर गिरफ्तार करता है किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक या विदेशी को, तो विदेशी का तो हम अलग बाद में बात करेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए भारत का नागरिक है, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसे इस बारे में सूचना दिया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानने का अधिकार है। और दूसरा है, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ही लिया गया है, गिरफ्तार अगर कर लिया गया तो उसे विधि व्यवसायी यानी कि उसे अपने मनपसंद के किसी भी वकील को रखने का अधिकार है। विधि व्यवसायी को चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार या अपने केस को हैंडल कराने का अधिकार है जिससे उसे सुरक्षा मिल सके। तो कानून के तहत ये भी अधिकार प्राप्त है। और अगर मान लीजिए ये सब है तो उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। तीसरा क्या कहता है कि अगर इसमें कुछ और चीज़ें दिए गए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें दिया गया है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे यानी 24 आवर,
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी ये सूचना दिया जाएगा कि हमने किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी भी चीज़ में संलिप्त है आपराधिक चीज़ों में, तो उन्हें पेश किया जाएगा। और इसमें टाइम ड्यूरेशन वो जोड़ा जाएगा आने का। मान लीजिए थाने से निकलें वो दरोगा जी, और वो निकल करके अगर मजिस्ट्रेट के पास आ रहे हैं तो वो भी समय जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें ये समय नहीं जोड़ा जाएगा अगर मान लीजिए कोई गेस्टेड छुट्टी हो, हॉलीडे नहीं जोड़ा जाएगा। कोई भी अगर छुट्टी है, मान लीजिए संडे पड़ जाता है, तो वो संडे नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं तो कहेंगे भैया हमारा 24 घंटा पूरा हो गया। और अगर मान लीजिए हॉलीडे नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उस व्यक्ति को आप रिहा करने का भी अधिकार है। वो तो ये भी कह सकता है कि 24 घंटा से ज़्यादा हो गया तो उस व्यक्ति को छोड़ा भी जा सकता है, तो उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी से मुक्त, अभी इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये गिरफ्तारी से मुक्त का मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया गया है तो उसको तो तब नहीं छोड़ा जाएगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अगर एक तो सीधा सा आपको बता दें कि अगर कोई संगीन जुर्म होता है तो एसपी साहब हैं, वो तुरंत फ़ोन कर दिए कि साहब इनको छोड़ना नहीं है, मामला संगीन है। तो ये तो प्रशासन की साठगांठ चलती रहती है। लेकिन ये जो कानून में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति का नॉर्मल, अगर किसी ने जुर्म किया है, मान लो किसी को 2-4 थप्पड़ मार दिए हैं, चालान होना है, तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उस व्यक्ति को छोड़ने का अधिकार है, अगर कोई नॉर्मल मामला है। एनएसए बहुत व्यक्तियों के ऊपर लगता है, तो एनएसए में कहा है, एनएसए में ये 1980 में बना था, जो कि अभी भी प्रभावी है। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी बोलते हैं। तो इसके तहत ये एनएसए लगाने का अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए देशद्रोह किस्म के कोई अपराध करता है, तो ये अधिकार हैं। इसी के तहत मीसा अब मान लीजिए नहीं है, तो ये मीसा भी था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत भी लगाया जाता था। इसी में पोटा कानून है जो कि अब नहीं है, तो पोटा कानून भी लगाया जाता था। उसके बाद है जो अभी लागू है, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम इसी के तहत लगता है। उसके बाद है कॉफेपोसा, कॉफेपोसा ये संपत्ति से रिलेटेड है। करेंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ सेवरन एक्ट, तो इस तरह के एक्ट जो लगते हैं तो करेंसी से रिलेटेड हैं। जो आप सुनते होंगे कोई पैसा लेकर के भाग गया, तो इस तरह के अधिकार जो भी ये कानून हैं, ये काफ़ी बड़े कानून हैं, तो इनके ये लगते हैं। और व्यक्ति को इसमें ये चीज़ नहीं बताया जाएगा कि सूचना का अधिकार होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। ये काफ़ी ऐसे कानून हैं, या किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही उठा लिया जाता है। तो इसमें 3 माह तक, अगर किसी व्यक्ति को अगर इन सब के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इसके तहत व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा 3 माह तक। उसके बाद फिर संसद, भारत की संसद ये डिसाइड करेगी कि उस व्यक्ति को कब छोड़ा जाएगा। इसी के तहत अगर मीसा देखें तो मेनका गांधी वाला मामला हुआ था। मेनका गांधी को भी भारत से बाहर नहीं जाने दिया था, हालांकि अब ये समाप्त हो गया है। तो ये सब कानून काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा लगते हैं। अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर लग गया तो 3 माह तक उसे गिरफ्तार रहेगा वो।